प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का अध्ययन। आज हिंदी के अध्ययन में हम कक्षा 8 के पाठ 2 के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। कक्षा 8 के पाठ 2 में और 3 प्रकार के प्रश्न हमें दिए गए हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठों के पीछे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उसमें से एक प्रकार है कहानी से या कविता से और दूसरा प्रकार है कहानी से आगे और तीसरा प्रकार है अनुमान या कल्पना के प्रश्न। इसमें एक चौथा प्रकार और दिया है। इस चौथे प्रकार में भाषा की बात, इस माध्यम से हमें व्याकरण का कोई न कोई प्रकरण समझाया जाता है। जैसे पाठ 1 में विशेषण और यमक अलंकार के संबंध में समझाया गया था। इसी प्रकार से इस पाठ में भी हमें कहानी से, कहानी के आगे, अनुमान व कल्पना के प्रश्न 3 प्रकार ये दिए गए हैं और भाषा की बात, इसके माध्यम से व्याकरण का प्रकरण समझाया गया है। यहां मैंने आपको कहानी से संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें समझाने का प्रयत्न किया है। इसके पीछे मेरी जो साफ मंशा है वह यह है कि इन उत्तरों को पढ़ करके आप उत्तर देना सीखें, उत्तर बनाना सीखें, आपकी भाषा कौशल का विकास हो, आपके उत्तर प्रभावी हों और मौलिक हों। क्योंकि परीक्षा में हम जो उत्तर लिखते हैं वह उत्तर यदि मौलिकता लिए हुए होता है तो जांचकर्ता को अधिक प्रभावित करता है। उत्तर आपको अन्य स्थानों पर भी मिल सकते हैं, लेकिन वहां जो उत्तर मिलेंगे वो एक निश्चित और शब्दावली में है और उस निश्चित शब्दावली के उत्तर सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और सबके उत्तर एक जैसे होंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके उत्तर मौलिकता लिए हुए हों, बात को स्पष्ट करने वाले हों, साथ में ही अन्य विद्यार्थियों के उत्तरों से भिन्न हो। मेरा तो इतना भी कहना है कि इन उत्तरों को पढ़ करके आप इन्हें समझिए और समझ करके इनसे भी अच्छे, प्रभावी और मौलिकता लिए हुए उत्तरों का निर्माण आप स्वयं करिए। तो आइए समझते हैं कहानी से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। मैंने यहां प्रश्न नहीं लिखे हैं, प्रश्न आप अपनी पुस्तक में से देखना। प्रश्न पढ़ करके मैं सुनाता हूं आपको, साथ में ही उत्तर जो लिखा गया है उसे भी पढ़ करके सुनाऊंगा और इस प्रकार का उत्तर क्यों लिखना चाहिए ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक आप समझिए। कहानी से संबंधित पहला जो अपना प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर समझाया गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था। इसके 2 कारण थे। अब मैंने ये उत्तर इस प्रकार से इसलिए लिखा है कि याद करने में सुविधा होगी और जो जांच करता है उसको आपका उत्तर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यद्यपि यहां मैंने एक साथ लिखा है, आप जब परीक्षा की कॉपी में लिखें 1, 2 इस प्रकार क्रम डाल करके अलग अलग लिखें तो जांचकर्ता को बिना पढ़े साफ सपट आपका उत्तर दिखाई दे जाएगा। पहला कारण था वहां रहने वाला बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी
चमकीली गोलियां देता था, जो बाल मन को मोह लेने के लिए पर्याप्त थी। क्योंकि उस समय ये जो लेखक है, इसका बचपन के जीवन का वर्णन है यहाँ पर। तो बचपन में बालक को खेलने की वस्तुओं से अधिक स्नेह होता था। तो ये जो लाख की गोलियां हैं, ये रंग बिरंगी और चमकीली हुआ करती थी, बाल मन को मोह लेने के लिए वो पर्याप्त थी। इसलिए लेखक बार बार अपने मामा के गांव जाता था। आगे इसने पूछा है कि बदलू को बदलू मामा न कहकर और बदलू काका क्यों कहता था। यद्यपि लेखक ने स्वयं ने कहा कि मैं मेरे मामा के गांव जाता था, मामा के गांव जाता था, अर्थात बदलू भी मामा ही लगता था। लेकिन यहां समझाया है वह बदलू काका अन्य बालकों को देख करके कहता था। गांव के जो अन्य बालक हैं सब बदलू को बदलू काका कहकर के पुकारते थे, और यह बालक था तो यह बाल मन भी उन बालकों के साथ बदलू मामा न कह करके बदलू काका कह करके ही पुकारता था। इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि बालक संबंधों को कम समझ पाता है, वह आसपास के वातावरण में जो सुनता है उसको ही समझता है और वैसे ही बोलने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से आपका उत्तर प्रभावी हो जाएगा और मौलिक हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा गया है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। 2 प्रश्न पूछे हैं, वस्तु विनिमय का अर्थ पूछा है और वर्तमान में प्रचलित पद्धति के बारे में पूछा है। तो वस्तु विनिमय के बारे में समझाया है, वस्तु विनिमय व्यापार की पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती है। लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग होता है। ये वस्तु विनिमय का अर्थ हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा वर्तमान स्थिति, तो उसका उत्तर समझाया है, आज वर्तमान में जो प्रचलित पद्धति है उसमें पैसों के बदले वस्तु प्राप्त की जाती है। वर्तमान की जो पद्धति है उसमें पैसे देकर के वस्तु लेते हैं, जबकि वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती थी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग से ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। अब मैंने इस प्रश्न के उत्तर को भी और बिंदुओं में समेटने का प्रयत्न किया है। देखिए आप, प्रस्तुत पंक्ति में 2 मुहावरों का प्रयोग हुआ है। एक मुहावरा है मशीनी युग, अर्थ है मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग। दूसरा मुहावरा है हाथ काटना या कटना, इसका अर्थ है बेरोजगार होना। अर्थात लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। अब इस प्रकार उत्तर लिखने से आपका उत्तर मौलिक भी हो गया और प्रभावी भी हो गया। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर समझाया गया है। इसके उत्तर भी हमने बिंदु बनाकर देने का प्रयत्न किया है ताकि जांच करने वाले को सहज समझ में आ जाए और आपको याद करने में भी सुविधा हो जाएगी। किसी भी उत्तर को यदि हम बिंदुवार याद करते हैं तो याद करने में हमें सुविधा भी रहती है। देखिए, बदलू के मन की प्रमुख व्यथाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मशीनों के कारण रोजगार छिन जाना। नंबर 2,
जिन कांच की चूड़ियों से नफरत थी उन्हीं का सर्वत्र दिखाई देना। नंबर 3, कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता व चमक दमक को महत्व देना। इस प्रकार से 3 व्यथाओं की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है? देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्न बदलाव आ गए हैं। पहला, वह बेरोजगार हो गया था। दूसरा, उसे गरीबी में जीना पड़ रहा था। तीसरा, उसकी गाय बिक चुकी थी। ये 3 बदलाव आए हैं। लेकिन एक बात और मैंने प्रमुखता के साथ इसमें जोड़ी है, जो जांचकर्ता को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। परंतु खास बात यह थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। यह बात भी लेखक ने यहां स्पष्ट की है। इस प्रकार से कहानी से संबंधित ये 5 प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। अब कुछ प्रश्न कहानी से आगे के हैं, उनको मौखिक रूप से समझ लेते हैं। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। अब यह प्रश्न पूरी तरह से आप पर निर्भर है और आपका उत्तर अन्य सब बालकों से और जहां जहां उत्तर मिलने के स्थान है वहां से अलग होना चाहिए, तो ही इसमें मौलिकता रहेगी। यदि आपने कहीं से रट करके इसका उत्तर लिखा है तो इसमें साफ सपट दिख जाएगा कि आपने यह उत्तर स्वयं के मन से तैयार नहीं किया है, अर्थात इसमें मौलिकता नहीं है। तो इसमें आप वही उसी चीज का वर्णन करना जो चीज आपने सीखी है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अलावा क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से चूड़ियों के अलावा खिलौने बनाए जाते हैं, पैकिंग की सील बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, मोहर बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। अन्य सामग्रियां भी इससे तैयार की जाती हैं। इस प्रकार से 2 प्रश्न इसमें कहानी से आगे के हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी दिए हैं। घर में मेहमान के आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? आप बिंदु बनाकर देना इसके उत्तर। घर में आए मेहमान को सबसे प्रारंभ में हम मीठे बोल बोल करके स्वागत के साथ घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। फिर जो उत्तम स्थान है वहां उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं। फिर आगे जैसे भी जो जो अपने परिवार में रहता है, जलपान आदि से सत्कार करना है, बातचीत करना है। जो जो बातें या जिस कारण से वो हमारे यहाँ आए हैं उन सब कारणों को साफ सपट और बहुत भली प्रकार से उनके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से और इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी और कहानी से आगे आए पहले प्रश्न की तरह देना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं को अपने अनुसार देना है। कहीं से रट करके या कहीं से सुन करके इसका उत्तर नहीं देना, अर्थात आपका उत्तर मौलिक और सबसे अलग होना चाहिए। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए,
दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण सुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो मशीनी युग से बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास दिखाई देते हैं। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, कारीगरी में परिवर्तन हो सकता है, बुनकर पद्धति में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। कढ़ाई है, रंगाई है, बुनाई है, पढ़ाई है। पढ़ाने का ट्रेड दिनों दिन बदल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इस तरह से बहुत सारे विषय हैं जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जो मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं। उनमें से कोई एक विषय चुन करके और अच्छा सा उसका वर्णन हमको करना चाहिए। नंबर 4, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। बाजार के अंदर जो सामानों की डिजाइनों में परिवर्तन हो रहे हैं, इसको हम कैसे देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अभी आप धारावाहिक देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि समाज जिस प्रकार की बातें चाहता है उसी प्रकार का वर्णन वहां मिलता है। इसी प्रकार से सामानों की डिजाइनों में या खान पान की वस्तुओं में जो परिवर्तन होते हैं वो समाज की मांग के अनुसार होते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा क्या होता है, कुछ जो बड़े संस्थान होते हैं या बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, वो समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसलिए फिर उसी प्रकार की वस्तुएं, उसी प्रकार के खान पान के सामग्री, डिजाइनें और वो बाजार में प्रस्तुत करते हैं। और वो ये देखते हैं कि समाज की मानसिकता क्या है, समाज क्या चाहता है। फिर वो समाज जिस प्रकार की वस्तुएं चाहता है उस प्रकार की वस्तुएं और डिजाइनें बाजारों में भेजते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। यह बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत के आधार पर लेख तैयार करिए। तो इसके लिए आप कक्षा में समूह बना करके या अपने मित्रों के साथ, 1-2 मित्र ऐसे हों जो खान पान के पक्ष में बोलेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो विपक्ष में बोलेंगे। तो इस तरह से इन प्रश्नों का जो उद्देश्य है वो है हमारी कल्पना शक्ति का विकास करना। तो हम उसी प्रकार का काम करेंगे तो हमारी कल्पना शक्ति का विकास भी निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार से कहानी से आए प्रश्न, कहानी से आगे के प्रश्न और अनुमान या कल्पना के प्रश्नों को हमने यह समझा है। अब आगे के वीडियो में हम भाषा की बात में व्याकरण संबंधी जो प्रकरण यहां समझाया गया है उसको समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में आवश्यक रूप से आप इसको उतारें। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, सुनने से भी अच्छा याद होता है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनें। शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।